हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय दर्शन पर। और भारतीय दर्शन की चर्चा शुरू करने से पहले कुछ सवालों को डिस्कस करना बेहद जरूरी है, जो कि फिलॉसफी से जुड़े हुए हैं, फिलॉसफी की प्रासंगिकता से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि फिलॉसफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो यूनिवर्सिटीज़ में लिमिटेड है। बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि फिलॉसफी जो है वो साधु सन्यासियों का, बैरागियों का काम है। कुछ लोग, बड़े बड़े टीचर्स एडवाइस देते हैं कि फ़िलॉसफ़ी 60+ या रिटायरमेंट के बाद पढ़ना चाहिए। मैं कहता हूँ कि फ़िलॉसफ़ी बच्चों को पढ़ाना चाहिए 6th क्लास से। क्यों? इसके पीछे मेरा एक लॉजिकल एस्पेक्ट है, हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तीसरी कैटेगरी वो है जो फ़िलॉसफ़ी सब्जेक्ट को यूपीएससी एमपीपीएससी क्रैक करने के लिए पढ़ती है, लेकिन वो लोग कभी फ़िलॉसफ़ी को अपनी लाइफ से जोड़कर नहीं समझ पाते। उनका क्योंकि ऑब्जेक्ट ही है ना कि एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, एग्ज़ाम में स्कोर अच्छा करना है। और चौथी कैटेगरी वो है जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा है, जो फिलॉसफी से अवेयर ही नहीं है। वो भारत की विरासत, इंडिया की लेगेसी, उसको समझते ही नहीं है। और प्रॉब्लम इसीलिए ही इंडिया में बढ़ रही है। हम देख रहे हैं सोशल डिक्लाइन, हमारे चारों तरफ सोशल डिक्लाइन हो रहा है। इसका रीज़न ही यही है कि हम अपने कल्चर को वैसा समझ ही नहीं पा रहे हैं जैसा वो है। तो इस चैनल के माध्यम से मेरा उद्देश्य है कि फिलॉसफी को आम आदमी तक पहुंचाया जाए, सरल भाषा में उसको लाइफ से जोड़ा जाए। फिलॉसफी एक ब्रॉड टॉपिक है और इसको समझने से पहले हमें कुछ क्वेश्चंस पर चर्चा करनी होगी, जो कि सबसे पहला सवाल तो यह है कि दर्शन आखिर है क्या। दूसरा सवाल है कि दर्शन क्यों जरूरी है। और तीसरा सबसे अहम सवाल यह है कि भारतीयों को दर्शन क्यों पढ़ना चाहिए, भारतीयों के लिए दर्शन क्यों प्रासंगिक है। कंज्यूमर कल्चर तो आप लोग देख ही रहे होंगे ना, कंज्यूमरिज्म, इसका इम्पैक्ट इंडिया पर क्या हो रहा है। अभी तक जो कंज्यूमरिज्म था वो वस्तुओं तक सीमित था, लेकिन अब ये कंज्यूमरिज्म इंसान के ब्रेन में घुस चुका है। आपके सामने रील्स हैं। रील्स एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं मानता हूं कि रील्स डिसीज़ है, और देखना आने वाले समय में रील्स से, जैसे वो रिहैबिलिटेशन सेंटर होते हैं ना, नशा मुक्ति केंद्र, रील्स के भी नशा मुक्ति केंद्र खुलेंगे। ये कंज्यूमरिज्म है, ये मेंटल कंज्यूमरिज्म है। आपको रील्स में, एल्गोरिदम में ऐसा उलझाया जा रहा है कि आप अपने आप को समय ही नहीं दे पा रहे हो। आपके पास आत्मचिंतन के लिए, सेल्फ एनालिसिस के लिए टाइम ही नहीं है। और इंडियन फिलॉसफी इसी की बात करती है। इनर ट्रांसफॉर्मेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, स्व की बात करती है। क्या लगता है, समाज में प्रॉब्लम्स नहीं है? लोगों को दिखाई नहीं दे रही, बहुत जल्दी दिखाई देंगी। मेंटल हेल्थ, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब आज कॉमन बीमारियां होती जा रही हैं। जैसे कि डायबिटीज़ है ना, बीपी है। हम लोगों ने देखा है कि बहुत छोटे छोटे 25-26 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है। इसका दूसरा एस्पेक्ट है मेंटल हेल्थ। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि योग जो है वो बॉडी फिटनेस का एक टूल है, जैसे जिम वगैरह। नहीं, योग सबसे पहले मेंटल हेल्थ के लिए है। योग का फॉर्मूला ही है, योग का सूत्र ही है, चित्तस्य वृत्ति निरोधा योग, यानी चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। अब आप लोग उसे बॉडी फिटनेस, हेल्थ के लिए यूज करते रहो, उससे फायदा क्या हो रहा है? तो हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि दर्शन आखिर है क्या। दर्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मनुष्य की बुद्धि और चेतना सामान्य अनुभव से आगे बढ़कर जीवन, जगत और स्वयं के गहरे सत्यों को देखने का प्रयास करती है। और जब दृष्टि बदलती है तो संसार नहीं बदलता, बल्कि उसको देखने का तरीका बदल जाता है। और यहीं से दर्शन की शुरुआत होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि दर्शन का काम सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि वस्तुओं, अनुभवों और जीवन को अर्थपूर्ण ढंग से समझना है। जहाँ डाउट है, डिफिकल्टी है, ऑब्सक्योरिटी है और इग्नोरेंस है, वहाँ दर्शन प्रवेश करता है। दर्शन और फिलॉसफी में बहुत अंतर है। क्या फर्क है? दर्शन जो शब्द है उसका सीधा सा मतलब यह है कि देखना। दर्शन संस्कृत के दृश धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है देखना। अब देखना क्या है ये?
जैसे कि मैं आप लोगों को देख रहा हूँ कैमरे के माध्यम से, आप लोग मुझे यूट्यूब पर देख रहे, यही देखना है। तो ऐसे तो हर एक व्यक्ति दार्शनिक हो गया? नहीं। यहां पर दर्शन का अर्थ होता है तत्व साक्षात्कार। अब ये तत्व क्या है? तत्व, सीधी सी बात यह है, सिंपली मैं समझाऊं तो तत्व का मतलब होता है इस सृष्टि का मूल तत्व क्या है, वो परम तत्व क्या है। इंडियन फिलोसफी इससे आगे बढ़कर सेल्फ रियलाइजेशन की बात करती है और सेल्फ रियलाइजेशन के माध्यम से तत्व साक्षात्कार की बात करती है। अब दूसरी तरफ वेस्टर्न वर्ल्ड में फिलोसफी यूज होता है, और फिलोसफी का मतलब होता है, ये ग्रीक टर्म है और फिलोस प्लस सोफिया से मिलकर बना हुआ है। फिलोस का अर्थ होता है प्रेम और सोफिया का अर्थ होता है विजडम, यानी लव फॉर विजडम, ज्ञान के प्रति अनुराग। अब दोनों का क्या है? तो फिलोसफी का अर्थ होता है लव फॉर विजडम, और यहां हमें समझ में आता है कि दर्शन और फिलोसफी दोनों की अप्रोच अलग है। क्योंकि जहां फिलोसफी ज्ञान की बात करता है, तो वहीं दर्शन यानी भारतीय दर्शन, हम इसको इंडियन फिलोसफी, यदि मैं इंडियन फिलोसफी कहूं तो आप लोग भारतीय दर्शन ही समझना। तो भारतीय दर्शन बात करता है मुक्ति की, लिबरेशन की, मोक्ष की। इसमें बहुत सारी ब्रांचेस हैं, हम लोग समझेंगे। एक सीरीज बना रहा हूं मैं धीरे धीरे। तो वीडियो यदि अच्छी लगती हो तो लाइक करो, शेयर करो, और यकीन मानो कि इंडिया में फिलॉसफी की बहुत ज़रूरत है ना। जैसे कुछ कंट्रीज़ हैं उनमें फ़िलॉसफी को 6th क्लास से 9th क्लास से बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो क्या इंडिया में ये पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल है। जैसे हम लोग दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, हिस्ट्री पढ़ाते हैं, हम लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ाते हैं। तो उसी तरीके से फिलॉसफी को भी शामिल किया जाना चाहिए। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है। आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि क्या मेरी ये राय ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा सवाल ये है कि क्या फिलॉसफी और साइंस, यानी कि साइंटिफिक सोसाइटी में जहाँ पर टेक्नोलॉजी है, साइंस ने बहुत सारी सुविधाएं हमारे सामने दे के रखी हैं, तो इस सोसाइटी में फिलॉसफी की कोई प्रासंगिकता बचती है? इसका आंसर है हाँ। क्यों? क्योंकि फिलॉसफी एक फ्रेमवर्क देती है, फिलॉसफी एक मेथड देती है, और साइंस उसको एक्सपेरिमेंट करके, लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ करती है। दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक हैं, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं। फिलॉसफी ने आज से 2500 साल पहले एटम्स की थ्योरी दी थी। साइंस रिसेंटली कुछ 400-500 साल पहले ही उसको प्रूफ कर पाया है। हालांकि साइंस उससे एक कदम आगे भी बढ़ गया है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि फिलोसफी ने 2500 साल पहले इंडियन और वेस्टर्न दोनों में, इंडियन में वैशेषिक दर्शन आप लोगों ने सुना हो, वैशेषिक दर्शन परमाणुवादी दर्शन है, उसके प्रणेता हैं ऋषि कणाद, और वेस्टर्न वर्ल्ड में डेमोक्रेटस, लूसिपस, दो 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 मेन इसके कह सकते हैं हम फाउंडर है। बाकी और एक पूरी ब्रांच है इसकी, एटोमिज्म की, समझेंगे हम लोग आगे। तो साइंस और फिलॉसफी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और बहुत गहरे तरीके से जुड़े हुए हैं। हम लोग इन सारी चीज़ों को भी समझेंगे अपनी पूरी सीरीज में, अपने पूरे डिस्कशंस में। लेकिन पता है, यूथ के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या? यूथ हर एक इंफॉर्मेशन को एब्सोल्यूट मानता है, जबकि कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कोई भी जानकारी हो, जो मैं कह रहा हूँ वो किसी कंटेक्स्ट में कही जाती है। क्योंकि आज तक न साइंस न फिलॉसफी एब्सोल्यूट ट्रुथ को समझ पाई है या उसको बता पाई है। कोई भी बात होती है वो किसी कंटेक्स्ट में होती है, और जब तक वो कंटेक्स्ट समझ में ना आए तब तक उसको सही या गलत नहीं मानना चाहिए। इसका एग्जाम्पल मैं देता हूं बड़ा अच्छा। मैंने एक वीडियो बनाया था एथियज्म और अनिश्वरवाद पर, आप लोग चाहें तो देख लेना, उसका सेकेंड पार्ट आना बाकी है। उस वीडियो की मैंने एक शॉर्ट क्लिप बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी। अब उसमें बहुत सारे ऐसे कमेंट आए, मतलब इतनी खतरनाक वाले कमेंट आए कि मुझे लगता है कि इंडिया में नॉलेज बचा ही नहीं है, इंडिया में इंटेलेक्ट है ही नहीं। एक व्यक्ति कमेंट कर रहा है कि जो पुराणों को मानते हैं वो कौन है।
अच्छा, कंटेक्स्ट क्या है? मैंने शॉर्ट क्लिप में डाला कि एथीज्म और थीज्म, यानी भारत में नास्तिकता और आस्तिकता का कंसेप्ट अलग है वेस्टर्न वर्ल्ड से। नास्तिक दर्शन वो है जो वेदों की सत्ता को नहीं मानते, और आस्तिक दर्शन वो है जो वेदों की सत्ता को मानते हैं। अब इस कंटेक्स्ट से हटकर किसी ने कमेंट किया कि जो पुराणों को मानते हैं वो क्या है? अरे भाई, आपके पुराण वेदों से बाहर नहीं है। इंडिया का कल्चर, इंडिया की सिविलाइजेशन, इंडिया का जो पूरा फ्रेमवर्क है, आप किसी भी मंदिर जाते हो, आप किसी भी भगवान को मानते हो, आप किसी किसी में भी आपकी आस्था है, वो वेदों से बाहर नहीं है। फिर चाहे आपको वो पुराण हो, चाहे वो भगवत गीता हो, चाहे वो उपनिषद हो, सारे वैदिक साहित्य से, सारे वेदों से निकले हुए हैं। फाउंडेशनल जो टेक्स्ट हैं इंडिया के, वो वेद ही हैं। अब आप सोचो, वो वीडियो पूरा था एथीज्म और अनिश्वरवाद पर। नीचे एक व्यक्ति कमेंट कर रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय एथीज्म। पूरा वीडियो देखना नहीं है, पूरा वीडियो ही एथीज्म और अनिश्वरवाद पर है, और कमेंट कर रहे हो कि एथीज्म क्या है। मतलब क्या बोलूं मैं ऐसे लोगों को? एक व्यक्ति कमेंट करता है कि जैनिज्म कब से नास्तिक हो गया। जैनिज्म जब से आया है, हमारे पास जैनिज्म के जो स्रोत हैं वो वर्धमान महावीर के बाद से है, तो उस दौर से ही जैनिज्म नास्तिक है। क्यों? क्योंकि वो वेदों की सत्ता को नहीं मानती। अब ये बात समझना ही नहीं। और ऐसे बुद्धिज्म पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए, इररेलेवेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बड़ा जेन्युइन आया था जो मैं जैनिज्म की वीडियो में डिस्कस करूंगा कि जैनिज्म आत्मा को मानता है। उसमें स्पिरिट लिखा था सामने वाले ने। स्पिरिट वेस्टर्न वर्ल्ड में है, हमारे यहाँ आत्मा है या सोल है। उसका कहने का मतलब ये था कि जैनिज्म आत्मा को नहीं मानता, जैनिज्म आत्मा को मानता है, कर्म को मानता है, रीवर्थ को मानता है। फिर वो नास्तिक कैसे हो सकता है? तो नास्तिक वो इसलिए है क्योंकि वो वेदों की सत्ता को नहीं मानता। लेकिन इसमें आत्मा, पुनर्जन्म और कर्म, ये कंटेक्स्ट क्या है, इसको हम समझेंगे। यकीन मानो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है फिलॉसफी। यदि कोई व्यक्ति एक बार घुस गया तो बाहर निकलना पॉसिबल है ही नहीं। तो हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में भी आजकल कुछ इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है कि मैंने देखा था, एक टीचर पढ़ाते हैं कि सांख्य दर्शन का प्रभाव यूनान पर था। अरे यार, जबरदस्ती का गर्व, जबरदस्ती का गौरव क्यों फैला रहे हो? आपको जानकारी नहीं है, या जानकारी होते हुए भी यदि गलत इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो बच्चों को, तो ये गलत बात है ना। गौरव करने के लिए हमारे पास सांख्य दर्शन खुद है। हम सांख्य दर्शन पढ़कर भी उस पर गर्व कर सकते हैं। हमें जरूरत नहीं है कि हम ये बताएं कि सांख्य दर्शन का प्रभाव यूनान पर था। नहीं था, कोई कनेक्शन ही नहीं था। भारत और यूनान के बीच में संबंध बना है अलेक्जेंडर के बाद से, और सांख्य दर्शन उसके 300, 400 साल, 500 साल पहले आ चुका था। समझो इस बात को। इंफॉर्मेशन ज्यादा होना अच्छी बात नहीं है। इंफॉर्मेशन ज्यादा होना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, यदि वो करेक्ट नहीं है तो। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं और हम सबसे पहले ये समझते हैं कि दर्शन क्यों जरूरी है। हमारे पास इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। जैसे कि मैं जो आपसे बोल रहा हूँ, यदि आप लोग इसको क्रॉस चेक करना चाहो तो एआई पे डाल देना कि सोर्सेस क्या है, डेफिनेशंस क्या है, आपको एआई तुरंत बता देगा। तो इस तरीके की सूचना, इस तरह की इंफॉर्मेशन हमारे सामने है। लेकिन फिर भी क्या इंफॉर्मेशन अधिक होने से मानव जीवन बेहतर हो सकता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट जरूर करें। फैक्ट ये है कि हमारे पास इतिहास की सबसे अधिक जानकारी है। आपके पास जो फ़ोन है उससे आप किसी भी कंटेक्स्ट को उठाकर एनालाइज कर सकते हो। दुनिया की किसी भी इंफॉर्मेशन को आप चाहो तो आप चुटकियों में आपके हाथ में होगी। तो क्या इंफॉर्मेशन इंसान को अधिक संतुष्ट, अधिक स्पष्ट और अधिक अर्थपूर्ण जीवन दे पाए है? इसके इसके साथ एक प्रॉब्लम है ना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि मॉडर्न ह्यूमन जो है ये रियलिटी से ज़्यादा वर्चुअल रियलिटी में उलझा हुआ है। जबकि इसके अपोजिट इंसान का स्वाभाविक गुण है, उसका नेचुरल जो गुण है वो है चिंतन करना, मनन करना और सवाल पूछना। अब उसके सामने इतनी सारी इंफॉर्मेशन है
कि उसके दिमाग में सवाल आने का टाइम है ही नहीं। उसके सवाल कौन से होते हैं? जिज्ञासा। इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, और ये तो सब लोग समझते होंगे ना, कि इंसान दूसरे जानवरों से सिर्फ इसलिए अलग है क्योंकि वो सोच सकता है, वो समझ सकता है, उसके पास लैंग्वेज है, वो अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकता है। और यही सोचने समझने की उसकी जो कैपेसिटी है वो उसे यूनिक बनाती है। और इसी कैपेसिटी से जन्म लेते हैं वो सवाल कि मेरा अस्तित्व क्या है, इस संसार का कारण क्या है, क्या ये संसार पूर्ण है या अपूर्ण है, इसको बनाने वाला कौन है। ये सारे सवाल 2500 साल से चले आ रहे हैं, आज भी हैं, आज भी एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, कि जैसा मैं जिक्र कर चुका हूं कि मॉडर्न टाइम में कंज्यूमर कल्चर बढ़ चुका है, लोगों को कंज्यूमर बना दिया गया है, और उसका जो स्वाभाविक गुण है चिंतन करने का, मनन करने का, स्वाध्याय का, वो धीरे धीरे उससे दूर होता जा रहा है, और इसलिए ही प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय दर्शन इसी मूल स्वभाव की, मूल चिंतन की बात करता है, क्योंकि रैशनल और क्रिटिकल थिंकिंग एक समाज के लिए बेहद जरूरी है। आप इतिहास उठाकर देख लो कि जब जब सोसाइटी का डिक्लाइन हुआ है, रैशनल और क्रिटिकल थिंकिंग ने ही सोसाइटी को संभाला है। भारत की जब हम बात करते हैं तो भारत में जब वैदिक कर्मकांड, पाखंड, अंधविश्वास बढ़ रहे थे, तो भारत में जन्म लेता है बुद्धिज्म, जैनिज्म और इवन चारवाक। चारवाक पर मैं बहुत अच्छी वीडियो बना रहा हूँ, उस पर मेरा काम चल रहा है, ये बुक रखी है, अभी इस पर काम चल रहा है। और यकीन मानिए कि चारवाक की वीडियो सिर्फ निगेटिव एस्पेक्ट को लेकर नहीं होगी, इसके पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हम डिस्कस करेंगे कि आखिर चारवाक के न होने से या चारवाक को मेन स्ट्रीम से हटाए जाने से प्रॉब्लम्स क्या हुई हैं, क्यों भारत विज्ञान में पीछे रह गया, इन सारी चीज़ों पर भी मैं चर्चा करूंगा। अब सवाल उठता है कि क्या दर्शन के पास आंसर होते हैं? नहीं। दर्शन एक टेक्निक है क्वेश्चनिंग की। दर्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि वो उन सवालों को जीवित रखता है जो हमारे अस्तित्व से जुड़े हुए हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं, कुछ ऐसे सवाल हैं जो इंसान के मूल स्वभाव से जुड़े हुए हैं, उनको आप चाहकर भी अलग नहीं कर सकते। साइंस कितना भी डेवलप हो जाए, जब आप एकांत में बैठोगे तो आपके दिमाग में यही क्वेश्चन आएगा कि आखिर ये संसार काम कैसे करता है। बर्ट्रैंड रसल, आप लोगों ने नाम तो सुना होगा, एक फेमस फिलोसफर थे और ये ब्रिटेन के थे। इनकी फिलॉसफी एनालिटिकल फिलॉसफी कहलाती है। ये कहते हैं कि दर्शन हमें रेडीमेड आंसर्स और कॉन्क्रीट थिंकिंग से बाहर निकालता है और हमारी बौद्धिक क्षमता का विस्तार करता है। कैसे? रसल कहते हैं कि दर्शन, जो व्यक्ति दर्शन नहीं पढ़ता वो अपनी समाज, समय, परंपरा और निजी पूर्वाग्रहों की सीमाओं में बंधा रहता है। वो ये समझता है कि ये जिंदगी निश्चित है, छोटी है और सीमित है, और वो इसी में उलझा रहता है। लेकिन वही व्यक्ति दर्शन से जब जुड़ जाता है तो उसकी सोचने की क्षमता बढ़ जाती है, उसे उन्हीं चीज़ों में कई तरीके की नई संभावनाएं दिखाई देने लगती हैं, उसके सोचने का दायरा बढ़ जाता है, वो निजी पूर्वाग्रहों से आगे बढ़ जाता है। आगे रसल कहते हैं कि दर्शन हम में वंडर या विस्मय की भावनाओं को लौटाता है। उनका कहने का अर्थ यह है कि सामान्य रूप से हम ये समझ लेते हैं हर एक चीज स्वाभाविक है, लेकिन जो व्यक्ति दर्शन से जुड़ जाता है या दार्शनिक होता है, वो हर एक व्यक्ति को मल्टीपल डायमेंशन में समझने लगता है, उसको सोचने लगता है, और उसकी थिंकिंग यूनिवर्सल आइडियाज की तरफ बढ़ जाती है। उसकी थिंकिंग उसी चीज़ों में, यानी कि जिन चीज़ों से वो परिचित है, उन्हीं में नई चीज़ों की तलाश शुरू कर देता है, और इससे क्या होता है, हमारा बौद्धिक क्षितिज विस्तारित होने लगता है। इसके आगे रसल कहते हैं कि जो व्यक्ति दर्शन पढ़ता है, पहले व्यक्ति क्या है, सेल्फ में जीता है, यानी कि निजी हित, जैसे कि परिवार, सुरक्षा, लाभ, हमारी सोसाइटी, सोशल स्टेटस, ये सारी चीजें निजी हित होती हैं। और जब व्यक्ति दर्शन पढ़ने लगता है या दर्शन से जुड़ जाता है तो वो निजी हितों से ऊपर उठकर एक यूनिवर्सल थिंकिंग, यूनिवर्सलाइजेशन की तरफ बढ़ जाता है। वो कलेक्टिवली सोचने लगता है, वो सार्वभौमिक तरीके से सोचने लगता है, उसकी मेंटेलिटी एक्सपांड करने लगती है, वो कुछ यूनिवर्सल क्वेश्चंस से जुड़ जाता है, जैसे जस्टिस क्या है,
एक सामान्य सवाल और एक दार्शनिक के सवाल में फर्क होता है। कैसे? जैसे कि कोई भी व्यक्ति शिमला है या बनारस है या गुजरात है, कह सकता है कि ये सुंदर स्थान है, ये पर्यटन के सुंदर स्थल है। अपनी अपनी सोच है। लेकिन दर्शन बात करता है आखिर सौंदर्यता क्या है। एक सवाल जिसमें यह कहा जा सकता है कि इंडिया में 2 शादियां करना लीगल नहीं है, ये एक कानून का सवाल है। लेकिन दर्शन पूछता है कि उचित क्या है और अनुचित क्या है। क्या उचित हो सकता है, क्या अनुचित हो सकता है, क्या अशुभ है, क्या शुभ है। अधिकतर दार्शनिक सवाल जो होते हैं वो सामान्य होते हैं। यानी कि जब मैं पूछता हूं कि इस सृष्टि का सृजन कैसे हुआ, तो वो ये मेरा निजी सवाल नहीं है, ये मेरा कोई पर्सनल क्वेश्चन नहीं है, ये आपका पूरी सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है। तो रसल का कहने का मतलब ये है कि जो दार्शनिक होता है या दार्शनिक सवाल जो होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। एक और राइटर हैं, वो कहते हैं कि दर्शन आंसर नहीं होता, वो फ्रंटियर ऑफ नॉलेज है। उनका कहने का मतलब ये है कि साइंस है, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ये सारे, साइकोलॉजी है, ये सारे सब्जेक्ट कहीं ना कहीं दर्शन से जुड़े हुए थे। एक दौर में ये दर्शन से जुड़े हुए थे। लेकिन जब चीज़ें बदली, समय बदला, साइंस डेवलप हुई, एक्सपेरिमेंट होने लगे, तो जो जो चीज़ें हमारे सामने एविडेंस के रूप में आई, जिन चीज़ों का प्रूफ हमारे सामने आने लगा, वो दर्शन से अलग होती चली गई और अलग अलग ब्रांचों के रूप में डेवलप हो गई। अरस्तु के टाइम पर, प्लेटो के टाइम पर ग्रीक वर्ल्ड में जो फिलोसफर होता था ना, वो सारी चीज़ों पर विचार करता था। आज भी ऐसा ही है, चीज़ें बदली नहीं है। जो फिलोसफर है वो हर एक चीज़ पर विचार करता है और ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। फिलॉसफी के क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस फील्ड में डिसिप्लिन ऑफ स्टडी स्थापित नहीं हो पाई है, उसको इन्वेस्टिगेट करना भी फिलॉसफी का काम है। अब फिलॉसफी और थियोलॉजी दोनों अलग हैं। क्यों? क्योंकि थियोलॉजी में एक 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 धारा होती है, एक कंसेप्ट होता है और उसी को सब लोग एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन फिलॉसफी में कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं है। और इसी के मामले में इंडियन फिलॉसफी और गहरी है और गहराई से बातें करती है। क्योंकि इंडियन फिलॉसफी सिर्फ ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि वो सेल्फ रियलाइजेशन, स्व अध्याय की बात करती है, वो इनर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करती है ना। जो मैंने आपको बताया है शुरुआत में कि तत्व साक्षात्कार, ये तत्व साक्षात्कार वास्तव में क्या है? ये सेल्फ रियलाइजेशन ही है। शंकराचार्य कहते हैं ना अद्वैत वेदांत में कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यानी ब्रह्म ही सत्य है, ये जगत मिथ्या है। मिथ्या यानी झूठ नहीं होता, है ना। हम लोग समझेंगे अद्वैत वेदांत में। भारतीय दार्शनिक परंपरा इस मामले में और भी गहरी हो जाती है क्योंकि उसका रुझान आध्यात्मिक रहा है। देखो, आध्यात्म से डरना नहीं है, उससे भागना नहीं है। जिस चीज को आप मानते हो, जिस चीज में आस्था है, उसके बारे में सोचो, उस वही आध्यात्म है। मतलब स्वचिंतन, आत्मचिंतन ही अध्यात्म है। और ये भारत की एक विशाल परंपरा है, भारत की परंपरा का मूल स्वभाव है। डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं, डॉक्टर राधाकृष्णन से तो आप लोग परिचित होंगे, भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे, भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और इन सारी चीज़ों से पहले वो एक फिलोसफर थे। बहुत बड़ा योगदान है मॉडर्न टाइम में इंडियन फिलोसफी को डेवलप करने में, आज बनाए रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो उनका ये मत है कि भारत पर सिकंदर के बाद से रेगुलर फॉरेन इन्वेजन होते रहे, यानी बाहरी आक्रमण होते रहे, सीथियंस के, हूणों के, उसके बाद मुगलों के, ब्रिटिश, लास्ट में ब्रिटिशर्स आए भारत। लेकिन भारत की जो परंपरा है, भारत के कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ, समय के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बदली, रिलीजन में बदली, फिलॉसफी में डेवलप हुई। हम उसको बदली नहीं कह सकते, हम उसको डेवलप कह सकते हैं। समय के साथ चीज़ों में अनुसंधान होना, सुधार होना, ये भारत की परंपरा है। लेकिन वो कहते हैं कि जो कोर है ना, जो इंडियन सिविलाइजेशन की जो बैकबोन है, आध्यात्म, उसने पूरी सिविलाइजेशन को आज तक बनाए रखा है और ये सबसे बड़ी उपलब्धि है भारत की। और आज इसके अपोजिट देख लो,
कंज्यूमर सोसाइटी, यानी आपको पहले वस्तुओं के आधार पर कंज्यूमर तो बनाया गया है, लेकिन अब आपको मेंटल कंज्यूमर भी बनाया जा रहा है। भारत 140 करोड़ लोगों का देश है। अब आप सोचो कि हर एक व्यक्ति अगर एक एक दो दो घंटे भी रील्स में टाइम स्पेंड करता होगा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर टाइम स्पेंड करता होगा, तो इन कॉरपोरेट कंपनीज को कितना फायदा हो रहा है। ठीक है, कॉरपोरेट कंपनीज को फायदा हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन इसका नुकसान आपके सेल्फ को, हमारी मेंटल हेल्थ को कितना गहरा हो रहा है, ये एक सोचने का, चिंतन का विषय है। आध्यात्म के अपोजिट एक एस्पेक्ट है मॉडर्न लाइफ स्टाइल, मटीरियलिज्म, कंज्यूमरिज्म, कंपनियां, ये रेस चल रही है। ये किस तरीके की रेस है? इकोनॉमिक ग्रोथ की। दुनिया में हमें नंबर 1 होना है, हमारी ग्रोथ ऐसी होना चाहिए, वैसी होना चाहिए। कभी इंडिया का लिविंग स्टैंडर्ड दिखा है? क्या कंडीशन है लिविंग स्टैंडर्ड की? हेल्थ की क्या कंडीशन है? एजुकेशन की क्या कंडीशन है? और यही सिचुएशन देखकर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इंडिया को फिलॉसफी की बहुत ज़रूरत है। आज के टाइम पर इंडिया को, हर एक भारतीय को फिलॉसफी से जुड़ना चाहिए। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया की जो स्पिरिचुअल ट्रेडिशन है, ये पूरे दुनिया की एक प्रकार से हम कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल लेबोरेटरी है। स्पिरिचुअलिटी के मामले में पूरी दुनिया में इतने प्रयोग कभी नहीं हुए, और इसी ट्रेडिशन ने इंडिया के कल्चर को, इंडिया की सिविलाइजेशन को अपने रूट कॉज से जोड़ा हुआ है। अब आप देख लो ना, ग्रीक ट्रेडिशन खत्म हो गया, रोमन ट्रेडिशन खत्म हो गया, क्रिश्चियनिटी धीरे धीरे डिक्लाइन कर रही है, इस्लाम में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, उनके अपने ही अलग प्रकार के झगड़े हैं। लेकिन भारत इतना डाइवर्स होते हुए भी हमारी हर 100 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है, खान पान बदल जाता है, फेस्टिवल्स मनाने का तरीका बदल जाता है। दीपावली कहीं पर किसी तरीके से मनाई जाती है, कहीं पर किसी तरीके से मनाई जाती है, फिर भी एक यूनिटी दिखाई देती है, एक फ्रेमवर्क ऐसा दिखाई देता है जो कि इंडिया को अपने आप में समेटे हुए है। यही है इंडिया की बैकबोन, जो कि आज मटेरियलिज्म के द्वारा खत्म किया जा रहा है। वेस्टर्न वर्ल्ड स्पिरिचुअलिज्म ढूंढ रहा है और हमें मटेरियलिज्म में उलझा दिया है। मानव चेतना पर सबसे ज्यादा प्रयोग इंडिया में ही हुए हैं। ये इंडिया की, मैंने कहा ना कि लेबोरेटरी है ह्यूमन कॉन्शियसनेस पर, आत्म अध्ययन पर। दुनिया में कहीं नहीं हुई। दुनिया ने बात की है ना नेचर के बारे में, प्रकृति ऐसी, प्रकृति वैसी, ज्ञान ऐसा होता है, लेकिन जो आत्मा की, मोक्ष की, मुक्ति की बात इंडिया में हुई है, वो कहीं नहीं हुई। और आज के टाइम पर सबसे बड़ी बात यह है, मॉडर्न इंडिया अपनी विरासत से परिचित ही नहीं है। इसके मैं 2 रीज़न देखता हूँ। एक तो हमारा एजुकेशनल फ्रेमवर्क और दूसरा मॉडर्न नीड्स, यानी कि हमारा पूरा एजुकेशनल फ्रेमवर्क जो है वो मॉडर्न नीड्स से जुड़ा हुआ है। और मॉडर्न नीड्स क्या है इंडिया में? सरकारी नौकरी, अच्छी नौकरी, बहुत अच्छा पढ़ लिख जाओ तो अमेरिका में सेटल हो जाओ, यूरोप में सेटल हो जाओ। ये हमारी मॉडर्न नीड्स है ना, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन क्या कोई सभ्यता अपने रूट्स से हटकर सिर्फ मॉडर्निटी के बेसिस पर आगे बढ़ सकती है या वो बची रह सकती है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करना। इसका दूसरा एस्पेक्ट ये है कि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि दर्शन जो है वो इतिहास का विषय है, इतिहास की चीज़ें, पुरानी चीज़ें हो गई। तो आप लोग मुझे ये बता दो कि योग की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्यों हम 21 जून जो आने वाला है उसको इंटरनेशनल योगा डे मनाने वाले हैं? सिर्फ गर्व करने के लिए? अरे बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिलते हैं जो योग के बारे में जानते ही नहीं। उनको सिर्फ इतना पता है कि योग से शुगर कंट्रोल होती है, बीपी के लिए अच्छा है, पेट की बीमारियों के लिए अच्छा है, अनुलोम विलोम कर लो, प्राणायाम कर लो। योग का जो वास्तविक स्वरूप है उससे अभी बहुत सारे लोग परिचित हैं ही नहीं। और दूसरी तरफ सेल्फ कॉन्शियसनेस, रियलिटी, सफरिंग, ये सारे हमारे क्वेश्चंस हैं, मूल क्वेश्चंस हैं। इनसे आप भाग नहीं सकते।
दूसरी तरफ देखो ना, न्यूरो साइंस, कॉग्निटिव साइंस, इन्हीं में उलझे हुए हैं। न्यूरो साइंस प्रयोग कर रहा है कि कॉन्शियसनेस आखिर है क्या। अभी न्यूरो साइंस बहुत पीछे है। न्यूरो साइंस उस चीज तक नहीं पहुंच पाया है कि जहां वो कह सके कि कॉन्शियसनेस ये है। एक थ्योरी है, बट वो बहुत बहुत रेलिवेंट नहीं है। और इंडियन फिलोसफी इसी कॉन्शियसनेस को लेकर 2500 3000 साल 4000 साल से चर्चाएं कर रहा है। मॉडर्न टाइम में फिलोसफी से जुड़ना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं ये अटेंशन सीकिंग की एक प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। जैसे कि आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आया, अब आप आप किसी और दूसरी चीज़ की तरफ फोकस कर रहे थे, लेकिन नोटिफिकेशन आया, आपने तुरंत चेक किया। ये एक प्रकार की बीमारी है, ये मेंटल डिसीज़ है। इससे क्या होता है, आपकी कॉन्शियस जो है वो फ्रेगमेंट होती जाती है, और इससे आप सेल्फ से दूर हटकर वर्चुअल रियलिटी को ही रियल समझने लगते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं कि वो इतना ज़्यादा उनको फ़ोन की या गेमिंग की बहुत ज़्यादा हैबिट हो जाती है, और वो उसी को अपनी रियलिटी समझने लगते हैं। तो आज के टाइम पर ये हो रहा है। सोशल मीडिया का कल्चर है। सोशल मीडिया की आइडेंटिटी को ही लोग अपनी आइडेंटिटी समझने लगे हैं। इसे हम कह सकते हैं चेकिंग बिहेवियर, और ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। तो इसलिए मेरा उद्देश्य ये है कि लोगों को फिलॉसफी से जोड़ा जाए, लोगों तक फिलॉसफी पहुंचाई जाए। इसके साथ जो हिस्ट्री है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन की जो फिलॉसफी है, वेस्टर्न फिलॉसफी है, वेस्टर्न हिस्ट्री है, उसको भी लोगों तक पहुंचाया जाए। तो आज का हमारा ये वीडियो था फिलॉसफी को लेकर, उसकी इम्पोर्टेंस को लेकर, और आज भारत में ये ज़रूरी क्यों है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडियन फिलोसफी का इंट्रोडक्शन समझेंगे, कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, वास्तव में फिलोसफी क्या है, मैं पूरा फ्रेमवर्क आप लोगों को समझाऊंगा। और उसके बाद हम एक एक दार्शनिक पर विचार करेंगे, वेस्टर्न फिलोसफी को भी हम इंक्लूड करेंगे, और जैसा रिस्पॉन्स मिलता जाएगा चीज़ें वैसी वैसी बढ़ती जाएंगी। तो थैंक यू।